सबसे बड़ा क्वेश्चन सर ये होता है, जैसे एमपी में तो ऐसा है कि लाइक गोल्ड खरीदना है तो रतलाम जाओ, या महाराष्ट्र में अगर कोई सोचता है कि गोल्ड खरीदना है तो पर्टिकुलर ऐसी प्लेस होती है जो बहुत फेमस होती है प्योर गोल्ड के नाम के लिए। अब अभी तो कहीं ऐसा चलन हो गया कि दुबई से गोल्ड लेकर आओ, वहाँ का गोल्ड सबसे बेस्ट है। तो ऐसा सच में होता है कि सर कि जगह जगह के हिसाब से गोल्ड की क्वालिटी चेंज होती है? ये होता था मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि जब से गवर्नमेंट ने हॉलमार्क पे HUID प्रोसेस इम्प्लीमेंट करवा दिया है, तब से अब आप गोल्ड पूरे भारत में से कहीं से भी खरीदो एज कंपेयर टू गोल्ड दुबई का ही मिलेगा। बिकॉज दुबई जाना जाता था अपनी प्योरिटी को लेके, और अगर गवर्नमेंट किसी गोल्ड के ऊपर सर्टिफिकेट दे देती है कि ये गोल्ड 22 कैरेट का है या ये गोल्ड 24 कैरेट का है, तो अब उससे ज़्यादा प्योरिटी की आप क्या अपेक्षा करोगे? आप खरीदना भी तो वही चाह रहे हो ना प्योरिटी के हिसाब से। दुबई में गोल्ड मिलता था प्योरिटी कि भाई जो प्योरिटी बोला है वही निकलेगा। अब गवर्नमेंट ने जब HUID और हॉलमार्क कर दिया है, तो वही प्योरिटी का गोल्ड अगर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, तो आपको दुबई तक खर्चा करके जाने की क्या जरूरत है? राइट। मतलब मुझे एमपी में अगर गोल्ड लेना है तो मैं इंदौर से भी ले सकता हूँ? आप कहीं से भी खरीदो, आप HUID सिंबल जो है गवर्नमेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एम्बोस किया हुआ ही गोल्ड परचेस करो, और वो जो नंबर है उसको आप वेबसाइट पे जाके उसको डालिए तो आपको दिख जाएगा कि इस गोल्ड की प्योरिटी क्या है, क्योंकि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के ऊपर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है। मैंने सर सुना है कि जो सराफा मार्केट्स होते हैं, जहाँ ज्वेलरी मार्केट्स होते हैं, वहाँ के नाली को भी छान के सोना निकाल दिया जाता है। हाँ, ये सच है? ये बात तो सही है। और अगर आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर वहाँ पे कोई और नाली साफ करने वाला पहुँच गया तो उनके बीच में लड़ाई भी हो सकती है। क्या बात? क्योंकि वहाँ पे जो गोल्ड प्रोसेस किया जाता है या गोल्ड बनाया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड वहाँ पे गिरता ही है, और वो जो गिर के जब वो नाली में जाता है तो नाली की सफाई भी इतनी व्यवस्था के साथ की जाती है कि वहाँ से भी पूरे साल भर में अगर एक नाली साफ करने वाले को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एक्स अमाउंट तक का भी गोल्ड रिकवरी कर लेते हैं वो। तो इसलिए सफाई का पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में जो एक बोनस होता है, जो दिवाली बोनस हम कह सकते हैं, वैसे उनके उसमें भी एक बोनस पीरियड आता है जहाँ पे उनको सारा गोल्ड का एक जगह पे सेव करते हैं और उसको छान के जब उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें से भी एक गोल्ड उनको मिल जाता है जिसकी वैल्यू एक्स अमाउंट हो सकती है। क्या बात है, ये मैंने नई चीज़ सुनी है सर। मतलब अब एक और चीज़ है सर कि क्या हॉलमार्क को भी डुप्लीकेट किया जा सकता है? क्योंकि नोट को भी डुप्लीकेट कर चुके हैं लोग, तो हॉलमार्क कितनी बड़ी चीज़ है ऐसी? नहीं, अगर हाँ आप जो कह रहे हो सही हो कि हॉलमार्क का भी डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि जहाँ असली होता है वहाँ नकली आ ही जाता है। तो लेकिन आप इसीलिए देखिए कि आप कौन से ज्वेलर से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या आपके अपने पुराने ज्वेलर से खरीद रहे हो जो इतने साल से आपके विश्वास पात्र है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ से खरीदती आ रही है, और या तो फिर कोई अच्छी ब्रांड के साथ आप जुड़ के वहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो कहाँ से प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है वो बहुत मैटर करता है। और उसके बाद भी वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसको आप वापस वेबसाइट पर जाके चेक करिए, तो वेरीफाई करने पर आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्योरिटी क्या है। सर मैंने देखा है कि सनातन धर्म में कहे या शादियों में देखे, हमारे इंडिया में देखे, तो लोग चांदी की बिछिया को ही गिफ्ट करते हैं और चांदी की बिछिया पहनी जाए कंपलसरी करते हैं। इसका क्या रीज़न होता है? अगर हम एक नॉर्मल चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आज सनातन धर्म के हिसाब से कमर के नीचे चांदी पहना जाता है और कमर के ऊपर गोल्ड पहना जाता है, क्योंकि चांदी का जो स्वभाव है वो मन को शांत करने वाला है, और गोल्ड का जो स्वभाव है वो अग्नि को प्रज्वलित करने वाला है। तो इसीलिए कमर के ऊपर हम गोल्ड को ही पहनते हैं, और कमर के नीचे, इसलिए आप कहीं पे भी देखोगे ना तो स्त्रियाँ जो भी है, औरतें जो भी हैं, वो कहीं पे भी पैरों में चांदी की ही बिछिया या चांदी की ही पायल पहनेंगे, गोल्ड की बिछिया, गोल्ड की पायल नहीं पहनेंगे। राइट सर, अब मुझे लास्ट ये चीज़ पूछना है कि गोल्ड और सिल्वर 2025 में सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? 100% गोल्ड में करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? आप देखिए ना, अभी भी अगर एक सिंपल लॉजिकल बात बताऊं तो 2000 की समय में 2000 के टाइम पे अगर किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा गोल्ड में और 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा चांदी में, तो अगर आज उसका कैलकुलेशन हम करने बैठ रहे हैं तो 2024 में गोल्ड का कैलकुलेशन पहुंचा 1,65,000 में। मतलब जिन्होंने 2000 के साल में 10,000 इन्वेस्ट किया होगा वो गोल्ड पहुंच गया आज 1,65,000 में। वहीं पे चांदी ट्रेंड कर रही है 80,000 पे, 10,000 का इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी देखा जाए तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी देखा जाए तो 100% गोल्ड आगे चलेगा हमेशा। ओके सर, मैंने सुना है काफ़ी कि चांदी का जो कमर्शियल यूसेज है काफ़ी बढ़ गया है जब से कंप्यूटर और ये IT इलेक्ट्रॉनिक्स आए हैं तब से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चांदी भी बहुत ज़्यादा अभी हाइप करे? नहीं, चांदी भले कितनी भी हाइप कर ले, कितना भी कमर्शियल यूज़ हो जाए, कमर्शियल यूज़ हो रहा है, लेकिन कमर्शियल यूज़ को यूज़ कौन कर रहा है? लास्ट में तो ह्यूमन। और ह्यूमन की जो तादाद है वो गोल्ड को बाय करने के नेचर पे ही है।
ओके। आज भी अगर आप देखोगे ना तो साउथ में हमारे यहाँ पे, हम जब साउथ में ट्रेन करते हैं हमारी बिजनेस को लेके, तो साउथ में तो गोल्ड को भगवान माना जाता है। अच्छा। मतलब अगर वो लोग 10,000 रुपये का भी अगर सैलरी उनकी है, तो अगर उसका खर्चा 7,000 रुपया भी पहुंच गया है, 2,000 रुपया 3,000 भी बचा है, तो 2-3 हज़ार का भी भले 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम जो उसके अमाउंट ऑफ के हिसाब से आएगा वो उतना बाई कर करके रखेंगे ही। अच्छा। इसलिए आप देखो कि गोल्ड का जो हाईएस्ट कंजम्पशन, अगर हम इंडिया की कंपैरिजन करें तो पूरे इंडिया के अंदर 65% टू 70% कंजम्पशन हमारा सिर्फ 4 स्टेट में होता है। मतलब 26 स्टेट के कंपेयर में सिर्फ 4 स्टेट ऐसे हैं जो 65 से 70% कंजम्पशन करती है। ओके। तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और केरला, ये 4 स्टेट हाईएस्ट कंजम्पशन करती है। ये बहुत बढ़िया बात बताई सर। हाँ, मतलब अगर हम तो मजाक में भी कहते हैं कि अगर किसी को शादी भी करनी है तो साउथ इंडियन लड़के से शादी कर ले। अच्छा। तो 2-4 किलो सोना तो वो आ ही जाएगा। इसको दहेज के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये गिफ्ट में ही आ जाएगा। बस ये बात है कि वो जब आने के बाद उसको गवर्नमेंट को कैसे दिखाएंगे, उसकी व्यवस्था भी आप लोग कर ले साथ में। अच्छा, सही है सर। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू बिजनेस, क्योंकि अभी तो हम काफ़ी ज्वेलरी से रिलेटेड बात कर चुके हैं, लेकिन हम छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, क्योंकि आपके कई सारे बिजनेसेस है, आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं और कहीं ना कहीं आपने सब जगह प्रॉफिट कमाया है। तो मुझे एक ऐसी कोई टिप बताइए हमारी ऑडियंस के लिए जो उनको अपने बिजनेस और अपने करियर में उनको सक्सेस ला कर दे। बिजनेस और करियर में सक्सेस लाने के लिए इन्वेस्टमेंट टिप चाहिए आपको। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट टिप होती है। हाँ। क्योंकि टिप तो तब दी जाती है जब आदमी जैसे खाना खा लेता है ना, उसके बाद एक टिप किसी को दी जाती है ना, तो उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो करेज जो होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आदमी को बिजनेस में भी अगर उतरना है तो उसके पास करेज के अलावा और कोई चीज़ काम नहीं करती है, क्योंकि आइडियाज सबके पास होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए करेज चाहिए होता है। अगर करेज नहीं है तो आप कोई भी प्रकार की लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे, और जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं तो सक्सेस स्टोरी तो क्रिएट ही नहीं होगी ना। सही है। तो लाइफ में करेज सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं अभी सर बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ रील्स में ना मैनिफेस्टेशन को लेकर कि आप सोचते रहो वो चीज़ होने लग जाएगी। तो क्या ये सच है? क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप जो चीज़ सोचते हो वही आपके आसपास क्रिएट होती है। मतलब हमारे उसमें तो ये कहा गया है शास्त्रों में कि जब आप कोई चीज़ के लिए सोचना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड उसको मिलाने के लिए आपके पास भेजती है वो। अब आप देखो कि अगर आप, जैसे मैं सोचता हूँ कि आप अच्छे इंसान हो, तो कितना भी दुनिया आपके लिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे खुश नहीं हो सकता है, लेकिन आपसे मैं खुश हूँ। सही है। आपकी व्यवस्था से, आपकी अवस्था से, आपके स्वभाव से मैं खुश हूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके लिए पॉजिटिव हूँ, तो आप 100% मेरे लिए पॉजिटिव ही काम करोगे। ये बहुत क्लियर है। तो आपका सोचना बहुत मैटर करता है लाइफ के अंदर, कि आप कैसा सोच रहे हो। और बुरा इंसान बुरा होता नहीं है, सही है। वो उसकी परिस्थितियों के कारण बुरा होता है। जब जिस दिन उसकी परिस्थिति चेंज हो गई, उसकी मनस्थिति भी चेंज हो जाएगी, और जब मनस्थिति चेंज हो गई तो उसका प्रभाव भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो सर जैसे देखा है कुंभ में लोग बहुत सारे दुनिया के पाप करते हैं, उसके बाद कुंभ में जाके नहाते हैं और उनको लगता है कि हमने सारा पुण्य यहाँ पे कमा लिया। ठीक है। कि अगर 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो प्रॉब्लम क्या है, बाकी के चूहे तो बच जाएंगे। राइट। अगर कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मैं कुंभ में जाके स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, या मैं पुण्य को ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, तो दोनों ही चीज़ों में अगर आप एक चीज़ मार्क करोगे तो ये क्या आएगी कि वो आदमी धर्म से जुड़ तो रहा है कहीं ना कहीं। सेकंड, जब वो ट्रैवल करके कुंभ तक पहुंच रहा है तो कितने लोगों का वो पेट भर रहा है। ट्रैवल एजेंसी को भी दे रहा है, वहां जाने के बाद कुली को भी दे रहा है, वहां जाने के बाद वो पंडित को भी दे रहा है। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रहा है। सही है। और अच्छा ही है कि अगर आदमी सोच रहा है ना कि भाई मुझे कुंभ में स्नान करने जाना है, तो वो भले, मैं कह रहा हूँ उसका तन धोए ना धोए, मन जरूर साफ हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भगवान भी एक है ना, चीज़ों को प्रेरित करता है। क्योंकि वो कुंभ में स्नान करने नहीं जा रहा है, भगवान उसको बुला रहे तब वो जा पा रहा है। मतलब भाव सही हुए तो सब सही हुआ। हाँ, आपका इरादा कैसा है ना, उसके ऊपर बहुत, जैसे ये कहते हैं ना कि डीलिंग अगर अच्छी नहीं करनी है, फीलिंग अच्छी करनी है, कंटेंट सही नहीं होना चाहिए, इंटेंट सही होना चाहिए। तो ये चीज़ों के हिसाब से हमको सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। एक और चीज़ सर, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मैं ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें लोग ट्रेनों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, खिड़कियाँ फोड़ रहे हैं, उसके बाद कुंभ में नहाना जा रहे हैं। हाँ, तो क्या वो भाव सही है? ऐसा जाना चाहिए कुंभ में? नहीं, वो जो तोड़ फोड़ कर रहे हो तो जा ही कैसे पाएंगे? जब ट्रेन को तोड़ ही दिया तो उसको तो जाना ही नहीं, कि उसको पता है कि उसके जैसे व्यक्ति और भी है वहाँ पे। आज वो ग्लास तोड़ रहा है, कभी उसका ग्लास भी टूटेगा। सही है। तो मतलब वो तो ठीक है, वो सब ऐसे लोग हैं जो, जहाँ पे यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में राक्षस आते ही है यज्ञ को खंडित करने के लिए।
अब वो डिपेंड करता है कि अगर राक्षस आ रहे हैं ना तो भगवान भी आएंगे उस यज्ञ को बचाने के लिए। सही है। तो आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ से जो फल आएगा उसकी आहुति मुझे प्रभु को देनी है। अगर आपका इरादा सही है तो उसको बचाने के लिए भी भगवान आ ही जाते हैं। क्या बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आज के पॉडकास्ट में आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और कई सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला और हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। थैंक यू सो मच। और हम लोग सेकंड पॉडकास्ट फिर जल्दी करेंगे सर आपके साथ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है और जो हमारे लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कमेंट्स में, वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ कवर करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।